चलेगा। ओके, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे, यू कैन हियर मी, यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली, सो दैट वी कैन स्टार्ट। अस्सलाम सर। मैं समझी अखलाक। यस सर, आप नज़र भी आ रहे हैं, स्क्रीन नज़र आ रही है और आपकी आवाज़ भी आ रही है। जबरदस्त। चलो, अगर अगर सारी चीजें जो है वो इन ऑर्डर है तो जल्दी से जो है वो टेस्ट रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, टेस्ट जो है वो बड़ा सिंपल सा था। मंडे को जो टेस्ट होगा उसके टॉपिक्स है वो पहले नोट कर लें। टेस्ट में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के न्यूमेरिकल, इस टेस्ट में मैंने कोई ज्यादा न्यूमेरिकल, इनफैक्ट न्यूमेरिकल पूछे ही नहीं। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा मंडे को, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के साथ साथ जो है वो उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक। A camera of 6 inch focal length is used to photograph a distant scene. अच्छा, इतनी तो प्रैक्टिस अब आपकी है। जब वो जुमला इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंट सीन, इसका मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। और अब आपको याद होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस, यानी इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फोकल लेंथ कितनी है? 6 इंच। अब जितने भी ऑप्शन है उनमें इंचेस में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपको शायद याद हो कि 12 इंचेस जो है वो 1 फुट के बराबर होता है। तो इसके एतबार से 6 इंचेस का मतलब क्या बन जाएगा? 0.5 फीट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बन जाएगा 0.5 फीट। If an object is placed 30 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter, the size of the image as compared to the object will approximately be। देखिए, फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है? 15। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है 30 पे। क्या मैं कह सकता हूँ 30 का मतलब है 2f। और अब हमें याद होगी when object is placed at 2f, image is also formed at 2f and that image is actually equal in size। तो ऑप्शन डी यानी सेम साइज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। A small beam of monochromatic light shines on a plate of glass plate with parallel plane surface plane parallel surface. The index of refraction of the glass is 1.6. The angle of incidence of the light is 30. The angle of emergence of the light from the glass is। देखिए, जो एमसीक्यू नंबर 48 है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, अगर मैं एक पीस ऑफ ग्लास स्लैब की बात करूं, लेट्स से पीस ऑफ ग्लास स्लैब है, ठीक। इस पीस ऑफ ग्लास स्लैब पर अगर एक रे इंसिडेंट होगी तो वो कुछ इस तरह आएगी। आप इसके ऊपर जो है वो एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, वो नॉर्मल कुछ इस तरह होगा। फिर बनेगी एक अदद रिफ्रैक्टेड रे, वो ये वाली होगी। और रिफ्रैक्टेड के बाद बनेगी इमर्जन रे, जो कुछ इस तरह बननी चाहिए। पहले मैं आपको ये सिखा दूं कि हाँ, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। एक दफा ये चीज सीख लेंगे तो फिर हम डायरेक्टली जो है वो रिजल्ट याद कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के जहन में जो है वो डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी मौजूद हो, यहाँ पर जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। मुझे ये वाला एंगल जो है वो गिवन है, जिसको एंगल आई का नाम दिया गया, 30 डिग्री। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर में। what I can do, I can use refractive index is sine angle I over sine angle I। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6, साइन एंगल आई इज गालिबन 30 डिग्री। तो मैं यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? एंगल आर की। एंगल आर का मतलब आपने ये वाला एंगल निकाल लिया। अच्छा, ये जो एंगल आर आपने निकाल लिया, अब आप एग्री करेंगे क्योंकि आप सारे प्रिंसिंग वाले बच्चे हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन उन्हें कट करे, वैसे तो इस लाइन का एक बड़ा अच्छा सा नाम होता था, किसी को याद है? ये जो दो पैरेलल लाइन है, इनको रेड जो है वो कट कर रही है, इस लाइन को कहते हैं कैसे? आप ये समझ लें, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा ये। जी, मैट्रिक में अगर अभी भी थ्योरम्स होते हैं तो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो। इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते थे, एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करे। और ट्रांसवर्सल में खास बात क्या होती थी? ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते थे। ये प्रॉपर्टी हमने पेंडुलम में भी यूज की। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल एंगल आर है तो अब यहां पर ये कहलाएगा एंगल आई, और दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। यानी ये वाला जो एंगल आई है वो इस एंगल आर के बराबर होगा। और अब आप इसकी मदद से ये एंगल निकाल सकते हैं, जिसको मैं एंगल आर भी कह सकता हूं। और इसी से मुराद है क्या? एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंट रे को कहते हैं जो ओरिजिनल मीडियम में वापस आ रही है, क्योंकि लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर में।
तो अब जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं अप्लाई करूंगा साइन ऑफ एंगल आर ओवर साइन ऑफ एंगल आई। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। मीडियम आपके पास ग्लास स्लैब है, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने चाहिए? सेम। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब ये वाला एंगल आई, जब ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल ई एक दूसरे के क्या बन जाए? बराबर। आप मैथमेटिकली भी देखेंगे, आपको नजर आएगा। अब डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए। जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। लिहाजा इस क्वेश्चन में आपको ऐसा जो है वो कुछ सॉल्व करने की नीड थी नहीं, क्योंकि जब आपको ये पता चला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। Which of the following is are true for a real image formed by single convex lens? मैंने हमेशा ये कहा है कि इस तरह के सवालों में आपको क्या करना चाहिए? स्टेटमेंट पढ़ते चाहिए, राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते जाइए। Which of the following is are true for real image formed by a single convex lens? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल इमेज है और सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है। They always form on the same side of the lens। तो ये जुमला गलत है, क्योंकि रियल इमेजेस हमेशा ऑन दी अदर साइड बनते हैं। दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ये जुमला बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सिंगल कॉन्वेक्स लेंस है। अब तो शायद याद भी हो गया होगा, कॉम्बिनेशन में रियल इमेजेस इरेक्ट भी बनते थे। तो ये वाला जुमला सही है। दे कान बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ये गलत है, क्योंकि रियल इमेज आप कहते ही उस इमेज को है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लिया जाए। दे आर ऑलवेज स्मॉल इन साइज, ये भी गलत है, क्योंकि रियल इमेज डिमिनिश भी होता है, स्मॉल भी होता है, इक्वल भी होता है, लार्ज भी होता है, मैग्नीफाइड भी होता है। इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू। A converging lens behave like a diverging lens when object is placed। देखिए, convex lens is converging in nature till object is placed at f और beyond f। आप f या f से पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो हमेशा एक रियल इमेज बनाएगा। ठीक, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, वो जो एट f वाला केस है ना, वो हमारे हम अपना सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। हमारा सिलेबस ये कहता है रियल इमेज, हम कहते हैं वो रियल इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन o एंड f रख दिया जाएगा, तो अब कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज नहीं करेगा बल्कि डाइवर्ज करेगा। तभी हमने कहा कि एक कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करेगा लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ सर्टेन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इज 2/5 ऑफ इट्स स्पीड इन द एयर। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस। फॉर्मूला जो है वो शायद आपके जहनों में हो कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला देखा था, और वो फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन इनफैक्ट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो v है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है? 2/5 ऑफ v। v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 2/5 है, इनफैक्ट ये 1/2/5 है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? 5/2, जिसका मतलब बन जाएगा क्या? 2.5। इन गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर अ लाइट रे। देखिए, जब भी इस बात का फैसला करना हो ना कि बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो ये मीडियम के नाम पे ना जाइए, आप मीडियम के डेंसिटी की बात कीजिए। अब जब आप बात करते हैं वाटर और एयर की, तो वाटर इज अ डेंसर मीडियम। तो यू कैन रीड दिस स्टेटमेंट लाइक इन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर से रेयर में जाने में क्या होता है? रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने यहाँ पर बनाई भी, आपको नजर आ रहा है कि जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो इस एतबार से बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो सही जवाब था। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस द इमेज इज फॉर्म। हमें याद है, व्हेन ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान होता है तो इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f बना करता है। ठीक, टोटल 8 एमसीक्यूज थे, 8 के 8 आपके सामने। अगर किसी के जहन में कोई भी कंफ्यूजन है इन एमसीक्यूज के हवाले से, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपना जो थ्योरी का टॉपिक पढ़ रहे थे हम वो कंटिन्यू करेंगे। चले, अगर किसी के जहन में कोई सवाल या डाउट नहीं है। लास्ट टाइम हमने बात की थी स्फेरिकल एब्रेशन की, और मैंने कहा था स्फेरिकल एब्रेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ नॉन स्फेरिसिटी ऑफ द लेंस। जब हम जुमला इस्तेमाल करते हैं नॉन स्फेरिसिटी, तो नॉन स्फेरिसिटी से मुराद क्या होती है? नॉन स्फेरिसिटी से मुराद ये होती है कि जो स्फेरिकल सरफेस है वो हर जगह से एक जैसे स्फेरिकल नहीं होती। जब दुर्मिस
हाँ, अब्दुल मोइज, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। अब्दुल मोइज, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आप में से कितने बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, सब अपना हैंड रेज कर दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मेरे एंड से जो है वो कोई गड़बड़ नहीं है। इट्स ओके। हाँ, तो अब अब्दुल मोइज, जैसे आपके एंड की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, यू कैन रेज योर हैंड अगेन। अच्छा, हमने बात कर ली थी स्फेरिकल एब्रेशन की। स्फेरिकल एब्रेशन से मुतालिक मैंने आपको ये बात बता दी थी कि वो क्यों हो रही है, क्योंकि लेंस हर जगह से एक जैसे स्फेयर नहीं है। एजेस पे ज्यादा स्फेरिकल है, मिडिल से कम स्फेरिकल है। जितनी ज्यादा स्फेरिकल सरफेस होगी, कन्वर्जिंग एबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। लिहाजा वो रेज जो लेंस के टॉप और बॉटम को हिट करती थी, वो पहले कन्वर्ज हो जाती थी। रिमूव करने का तरीका क्या था? आप सेंटर ऑफ द लेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और किस तरीके से आप अपर्चर यूज करेंगे? उसमें एक कार्डबोर्ड होगा, उसमें एक नैरो ओपनिंग बना देंगे। जीता। तो आपको अपने एंड से जो है वो अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ। यस सर। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, वो आपने पूछा था ना, जिसको आवाज आ रही है अच्छा, उसका सही। 100 ठीक, सही। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्रोमैटिक एब्रेशन। देखिए, नाम से जाहिर है क्रोम का मतलब होता है क्या? कलर। नाम से जाहिर है कि क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पर इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और फिर हम जो है वो एक रेफरेंस लाइन जो है वो अपनी आसानी के लिए बनाते हैं। वो रेफरेंस लाइन जो है वो कुछ यहाँ मौजूद है, ये पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। अब क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं व्हाइट लाइट की, तो शायद आपको याद आए कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। और वो 7 डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर आप रेड से आगे जाएंगे तो फिर इन्हीं को हम नाम देते थे किसका? इंफ्रा रेड। और अगर आप वॉयलेट से पीछे जाएंगे तो इसको नाम दिया जाता था क्या? अल्ट्रा वॉलेट। और वैसे तो ये बातें बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूं। जब आप वॉलेट से रेड की तरफ जा रहे होते हैं, तो वॉलेट से रेड की तरफ जाने में वेवलेंथ बढ़ रही होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही होती है। यही वजह है विजिबल लाइट में जब आप बात करेंगे वॉयलेट की, तो वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम है, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, लिहाजा इसकी एनर्जी भी क्या होती है? मैक्सिमम। और अगर आप बात करेंगे रेड की, तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, मैं विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, इसकी एनर्जी मिनिमम है। यही रीजन है कि रेड के बाद वाले इंफ्रा कहलाते हैं, इंफीरियर, क्योंकि उनकी वेवलेंथ रेड से भी ज्यादा होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी रेड से कम हो जाएगी, उनकी एनर्जी रेड से कम हो जाएगी। और वॉयलेट से पहले वाले अल्ट्रा वॉयलेट कहलाते हैं। अल्ट्रा का मतलब एडवांस के सेंस में आप ले लें या मोर पावरफुल के सेंस में ले लें। जो वॉलेट के लेफ्ट पे होंगे उनकी वेवलेंथ वॉलेट से भी कम हो जाएगी, उनकी फ्रीक्वेंसी वॉलेट से ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी वॉलेट से ज्यादा होगी। लिहाजा वो कह रहा है अल्ट्रा वॉलेट। अब ये जो 7 कलर है, इन 7 के 7 कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है। शायद आप तमाम बच्चे एक बार रिकॉल कर सकें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। किस सेंस में डिपेंड करता है? याद है जब आप वेव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ते थे, आप कहते थे वेवलेंथ इन एयर ओवर वेवलेंथ इन मीडियम। इसका मतलब ये कि हर कलर अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से क्या होगा? डेविएट होगा। तो अगर मैं एक बीम लूं जो व्हाइट कलर की है, क्योंकि अब व्हाइट कलर की बीम जो है वो बनाई नहीं जा सकती, तो फिलहाल जो है वो ऐसी काम आप चला लें। चेक कर लेते हैं, शायद नजर आ जाए। मुझे तो नजर आ रही है, अब आप लोगों का नहीं पता। थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट कर लें, हमारे पास जो है वो एक वाइट बीम है जो लेंस को जो है वो क्या करेगी? हिट करेगी। जब ये लेंस को हिट कर लेगी तो अब क्या है? इस वाइट बीम के अंदर 7 डिफरेंट कलर है, जिनमें एक आपके पास होगा वॉयलेट, जो सबसे पहले क्या हो जाएगा?
कन्वर्ज। इसमें कलर होगा वॉयलेट। क्यों सबसे पहले कन्वर्ज हो जाएगा? इसलिए सबसे पहले कन्वर्ज हो जाएगा क्योंकि आपके पास वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। याद रखिएगा, कम वेवलेंथ का मतलब यह है कि उसके अंदर डेविएशन सबसे ज्यादा है, वॉयलेट यहां पर आएगा। अगर आप रेड कलर को देखेंगे तो रेड कलर यहां पर आएगा। और अब अगर आप इनके दरमियान देखेंगे तो आपको इंडिगो नजर आएगा, आपको ब्लू नजर आएगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वो सारे इनके दरमियान है। इसका मतलब यह है कि हर कलर एक डिफरेंट पॉइंट पे फोकस होगा, तभी इसका नाम पड़ गया क्रोमैटिक एब्रेशन। कि जब वाइड लाइट लेंस को हिट करेगी तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होगी। वैसे आपको शायद याद हो, इस फिनोमेना को क्या नाम देते थे जहां पर वाइड लाइट जो है वो अपने कंस्टेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती थी? अगर अगर किसी को जो है वो नाम याद आ रहा है तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं कि वो कौन सा फिनोमेना था जिसमें वाइड लाइट अपने कांस्टेंट कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाती थी। जेरिशन। सर डिस्पर्जन। बिल्कुल सही, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में क्या होता है, जब भी वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को जो है वो हिट करती है तो वो वाइट लाइट जो है वो अपने कांस्टेंट कलर्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक, और उसके डिवाइड होने को हम नाम देते हैं किसका? डिस्पर्जन का। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके पास जो है वो हर कलर अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से जो है वो डेविएट हो रहा होता है। हर कलर अपनी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से जो है वो डेविएट होगा। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। अब क्रोमैटिक एब्रेशन को अगर रिमूव करना चाहें तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप जो है वो लाइट ऑफ सिंगल कलर इस्तेमाल करें। जिस लाइट ऑफ सिंगल कलर को हम नाम देते हैं क्या? मोनो क्रोमैटिक। आप यूज करें लाइट ऑफ सिंगल कलर। लाइट ऑफ सिंगल कलर को हम नाम देते थे किसका? मोनोक्रोमैटिक का। क्योंकि अगर लाइट ऑफ सिंगल कलर होगी तो फिर उसके अंदर डिस्पर्जन जो है वो नहीं हो पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप जो है वो फर्ज कर लें आपने डिसाइड किया कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं और मैं जो वो किसी 2 कलर को जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना चाहता हूं, तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्या मुराद है? आप लेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस, आप लेंगे एक कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल मटेरियल, ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। देखिए मटेरियल से क्या मुराद है? गिलास कई तरह के होते हैं। गिलास की एक टाइप क्राउन ग्लास होती है, गिलास की एक टाइप जो है वो फ्लिंट होती है, शायद पायरेक्स तो बहुत कॉमन है, केमिस्ट्री में आपने बहुत सुना होगा। गिलास कई तरह के होते हैं। गिलास का मटेरियल, मटेरियल से मुराद होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, गिलास की फोकल लेंथ, गिलास की और लेंस की टाइप, कि वो कॉन्वेक्स होगा वो कॉनकेव होगा, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप किन कलर्स को एक पॉइंट पे लाना चाहते हैं। मेरे पास 7 डिफरेंट कलर्स है ना। अगर आज मैं चाहता हूं कि मैं रेड और ब्लू को एक पॉइंट पे कन्वर्ट करवा लूं तो मैं उसके लिए एक सर्टेन मटेरियल ऑफ लेंस और एक सर्टेन फोकल लेंथ का जो है वो इंतखाब करूंगा। यानी अगर आपने क्रोमैटिक एब्रेशन को ओवरकम करना है तो एक तरीका तो है कि लेंस को मौका ही ना दें डिस्पर्जन का, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप एक ऑर्डिनरी लाइट यूज कर रहे हैं तो फिर क्रोमैटिक एब्रेशन कैसे रिमूव की जाएगी? बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और याद रखिएगा, एक ऐसा लेंस जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन ना हो, हम उसको नाम दिया करते थे क्या? ए क्रोमैटिक लेंस। क्योंकि ए जो है वो नॉर्मली एब्सेंस के सेंस में जो है वो इस्तेमाल होता है, वो कहलाता था ए क्रोमैटिक लेंस। एक ऐसा लेंस जिसमें क्रोमैटिक एब्रेशन ना हो। अच्छा, ये तो आपने पढ़े लेंस एब्रेशन, लेंस के डिफेक्ट, स्फेरिकल है, क्रोमैटिक है। अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। देखिए, जब आप कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब है कि अगर आप ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को रिकॉल करें, आपने शायद मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ा हो कि ह्यूमन आई के अंदर जो है वो एक लेंस है जो बेसिकली मेरे ख्याल से मसल्स होंगे जो स्ट्रेच भी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं टू एडजस्ट दी फोकल लेंथ, टू एडजस्ट दी फोकल लेंथ। ठीक, ये जो मसल्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम होता क्या है इनके अंदर, ये जो मेरे ख्याल से मैं अब्दुल मोइस का क्वेश्चन ले लूं पहले। जी अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस।
क्योंकि मेरे ख्याल से इस दफा अब्दुल मोइज इस जगह पे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। एनीवेज, ताऊ उस्मानिया का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज रहने दीजिए, वरना इस हैंड को जो है वो डाउन कर दीजिए। देखिए, हाँ, अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। जब आप बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का मतलब जो है वो नजर की खराबी है। ये इसको इसको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में रखें कि फिजिक्स में नजर के खराब होने का क्या मतलब है कि आप या तो करीब का नहीं देख पा रहे या आप दूर का नहीं देख पा रहे। अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को जो है वो रिकॉल कीजिए, तो शायद आप जो है वो इस बात से एग्री करें कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में होता क्या था। आपके पास ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस के पीछे एक सरफेस है, जिस सरफेस को हम नाम देते हैं किसका, रेटिना का। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक। इस कॉन्वेक्स लेंस के पीछे एक सरफेस है, जिस सरफेस को हम नाम देते थे किसका, रेटिना का। रेटिना वो सरफेस है जहां पर ह्यूमन आई का लेंस इमेज बनाएगा। अब आइडियली होना क्या चाहिए, दो रेज ऑफ लाइट हैं जो ट्रेवल करेंगी ह्यूमन आई के लेंस पर। ह्यूमन आई का लेंस इनको कन्वर्ज कर देगा कहां पर, रेटिना पे। ह्यूमन आई का लेंस जो है वो इन रेस को कन्वर्ज कर देगा कहां पर, रेटिना पर कन्वर्ज कर देगा। रेटिना पे कन्वर्ज करने का मतलब है आपको जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा क्या, लेंस के अंदर कन्वर्ज करने की टेंडेंसी या डाइवर्ज करने की जो टेंडेंसी है वो इफेक्ट होगी। इफेक्ट बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्ज ही करेगा, वो डाइवर्ज मैंने किस सेंस में कह दिया मैं बता देता हूँ। कभी ये रेस को इतना ज्यादा कन्वर्ज कर देगा कि इमेज रेटिना से पहले बन जाए। क्या मतलब हो सकता है इसका, फर्ज करें मेरे पास ये लेंस है, फर्ज कर लें ये लेंस है, इसके पीछे जो है वो रेटिना मौजूद है। हमारे पास रेज ऑफ लाइट आई, एक रे यहाँ पर, एक रे यहाँ पर, और हमने नोट क्या किया, ये रेज जो है वो रेटिना से पहले ही इंटरसेक्ट करेंगे। अगर ये रेस रेटिना से पहले इंटरसेक्ट कर गई तो आप इस डिफेक्ट ऑफ विजन को नाम देते थे क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, आप इसको नाम देते थे शॉर्ट साइटेडनेस का। याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि रेस शॉर्ट पड़ गई टू रीच रेटिना। ये डिफेक्ट क्या है, क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा, पर्सन को करीब की चीजें जो है वो क्लियरली नजर आएंगी, तभी तो वो शॉर्ट साइटेड पर्सन कहलाएगा कि वो करीब का देख पाएगा, वो उसे दूर की चीजें क्लियरली नजर नहीं आएंगी। अब इसके लिए किया क्या जाता है, इसके लिए किया ही जाता है कि आप जो है वो लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस। जैसे मैं यहां पर एक कॉनकेव लेंस लाके रखूंगा, शायद आपको याद आए कि कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर, वो इन रेस को डाइवर्ज कर देगा। जब रेस डाइवर्ज हो जाएंगी तो अब वो कन्वर्ज हो जाएंगी कहां पर, रेटिना पे। ठीक, तो शॉर्ट साइटेड पर्सन क्यों होगा, क्योंकि जो लेंस ऑफ आई है वो क्या बन जाएगा, टू कन्वर्जिंग रेस मीट होंगी बिफोर रेटिना। और इसको रिमूव करने का जो है वो तरीकाकार क्या है कि आप यूज करेंगे कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अच्छा, मैं क्यों जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है वो रेज को डाइवर्ज करेगा। शॉर्ट साइटेडनेस का कॉज क्या था कि रेज जो है वो जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज हो रही थी। इसके बरखिलाफ जो दूसरा डिफेक्ट है वो आपके पास कहलाता था क्या, लॉन्ग साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस को आप लॉन्ग साइटेडनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि रेस विल बी लॉन्ग इनफ टू रीच बियॉन्ड रेटिना। क्या मतलब है, अगर मैं ये कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं, लेट्स से मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक रे इधर आई, एक रे यहाँ पर आई, यहाँ पर मेरे पास जो है वो रेटिना मौजूद है। ठीक, अब मैं नोट क्या करूंगा, ये रेज जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी कहां पर, बियॉन्ड रेटिना।
रेटिना के आगे। तभी मैंने कहा याद करना बड़ा आसान है कि रेज आर लॉन्ग इनफ टू रीच बियॉन्ड रेटिना, तभी इसका नाम पड़ गया लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है? अ लॉन्ग साइटेड पर्सन इज द पर्सन हु कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, लेकिन जो करीब के ऑब्जेक्ट होंगे वो से नजर नहीं आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? अब अगर आप इस एरर को ओवरकम करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? ये कॉन्वेक्स लेंस रेस को कन्वर्ज कर देगा, बाकी कन्वर्ट जो है वो ह्यूमन आई का लेंस करेगा, इमेज जो है वो वापस कहाँ चला जाएगा? रेटिना पे चला जाएगा। इस डिफेक्ट ऑफ विजन को हमने नाम दिया किसका? शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस का। तो हमें जो है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन याद होने चाहिए कि जब आप बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, तो हमारे पास जो है वो दो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, या तो वो शॉर्ट साइटेडनेस है या वो लॉन्ग साइटेडनेस है। शायद इनका ऑल्टरनेट नेम आपको जो है वो याद हो कि जो आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस थी उसका मतलब होता है मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस जो है वो हाइपरमेट्रोपिया या हाइपर मायोपिया भी जो है वो कहलाया करती है। ठीक, अगर यहां तक की बात जो है वो हाँ क्लियर है, तो अब जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। देखिए चैप्टर में जो जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशन थी वो सारी आपको बता दी। एक चीज मुझे और रिकॉल हुई, जब आप मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मैग्निफिकेशन इज एक्चुअली लीनियर मैग्निफिकेशन। एक मैग्निफिकेशन और होती थी जिसको आप नाम देते थे एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एंगल निकाली जाती है, और उसमें कौन सा एंगल इस्तेमाल करते हैं? देखिए एक डिस्टेंस होता था जिसे हम नाम देते थे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। शायद वैल्यू आपको याद हो 25 सेंटीमीटर, ह्यूमन आई से वो कम से कम फासला जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए इस जुमले का मतलब क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल मैं तो क्लास में बच्चों को एग्जाम्पल देता था, हर बच्चे के पास वो डॉलर के पेन पेंसिल मौजूद होते थे, और इवन जो मार्कर होता है, अगर आप उसको अपनी आई से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखें तो आप उसको देख पाते हैं। इस पेंसिल को जैसे जैसे करीब लाएंगे या मार्कर को करीब लाएंगे, उस पर जो कोई लिखा हुआ है उसको शायद रीड करना आपके लिए क्या हो जाए? मुश्किल हो जाए, आपकी आई पे स्ट्रेस पड़ेगा। और अगर आप उसको बिल्कुल ऐसे रख देंगे तो शायद आप कुछ पढ़ भी ना पाए। तो ह्यूमन आई से वो कम से कम फासला जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को हम नाम देते थे किसका? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिनोट किया जाता था डी से, और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। शायद यही वजह है कि वो बच्चे जिनको अक्सर आदत होती है कि वो बेड टाइम स्टोरीज की या सोने से पहले वो बुक रीडिंग करते हैं, तो उसमें नुकसान क्या है? उसमें नुकसान ये है कि जब आप बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, जब आप बेड में हो, तो क्या होता है? वो बुक आपसे बहुत करीब है, वो डिस्टेंस आपसे बहुत कम है। हमें एक सेफ डिस्टेंस चाहिए, हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए, या तो आप बुक को ऐसे होल्ड कर लीजिए। इस वजह से वो रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप इस तरह बुक जो है वो रीड करें। मिनिमम डिस्टेंस है 25, ये हमारा रेफरेंस है। अब बहुत सारे जगहों पर तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब मैं जुमला इस्तेमाल करूंगा ना, शार्प इमेज, जब मैं इस्तेमाल करूंगा जुमला ऑब्जेक्ट इज इन शार्प फोकस, इन सारी बातों का एक ही मतलब होता है कि बनने वाला इमेज कहां पर बन रहा है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। याद रखिए लीस्ट डिस्टेंस है, मैक्सिमम की तो कोई हद नहीं है। आप तो दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकते हैं, लीस्ट का मतलब ये कम से कम फासला है, ज्यादा में प्रॉब्लम नहीं है, कम में प्रॉब्लम है। डिस्टेंस कम होगा तो ह्यूमन आई पे स्ट्रेस ज्यादा होगा। तो ये लीस्ट डिस्टेंस आपको याद हो, क्योंकि तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये रेफरेंस होगा। अब अगर आप विजुअल एंगल की बात करते हैं तो विजुअल एंगल क्या है? फर्ज करें ये मेरे पास ह्यूमन आई है, यहां कहीं पर मेरे पास रखा हुआ है क्या? ऑब्जेक्ट। ये जो लाइन है ये कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। ये वाला जो एंगल है ये आप इसे फ्रिंजिंग वाले हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन वाला कॉन्सेप्ट याद हो। इस एंगल को हम नाम देते हैं अल्फा का, और अल्फा से हमारी मुराद होती है क्या? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई, ये कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद द आई। और अक्सर जगहों पर एक जुमला लिखा हुआ नजर आएगा, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम ये रेफरेंस है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। क्योंकि अल्फा और बीटा, अल्फा का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट विद ह्यूमन आई, और अगर आप बात करेंगे बीटा की
तो बीटा के केस में सब कुछ आपके पास जो है वो यही होना है। देखिए अब अगर आप बात करेंगे बीटा की, तो बीटा में आपके पास क्या होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि क्या बन जाएगा, इमेज आ जाएगा। इस एंगल को हम नाम देंगे बीटा का, और बीटा से हमारी मुराद क्या हो जाएगी, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज विद आई। और ये भी उस वक्त नोट किया जाएगा जब इमेज भी लीस्ट डिस्टेंस पे हो। यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए जो दो एंगल आप इस्तेमाल करते हैं, बीटा एंड अल्फा, इन दोनों एंगल की खास बात यह है कि ये दोनों उस वक्त नोट किए जाएंगे जब ऑब्जेक्ट का और इमेज का फासला ह्यूमन आई से जो है वो सेम होगा, और वो डिस्टेंस यूजुअली जो है वो लीस्ट डिस्टेंस दिया जाता है। तो हम करते क्या है, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, उसे आई के सामने रखेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। अब बीच में कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया, मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह एडजस्ट करूंगा कि इमेज बीटा पे बन जाए। यानी मेरा मतलब, मैंने कहीं पर भी हरगिज ये नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दोनों आपके पास जो है वो एक ही जगह बनेंगे, ठीक है, ये दोनों जो है वो एक जगह नहीं बनेंगे, ये आपके पास दोनों जो है वो एक पॉइंट पे, या हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक वक्त एक साथ नहीं बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो हाँ लीस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो फिर इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं होगा, ठीक। लिहाजा किया जाता है कि सबसे पहले आप जो है वो एंगल निकाल लेते हैं, किसका, ऑब्जेक्ट का। एक दफा आपने ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा निकाल लिया, अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए कि इमेज बीटा पे बन जाए। देखिए ये उसूल है तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि हम डेरिवेशन ऐसा नहीं कर रहे होंगे, ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो जो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है, वो पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है मैग्नीफाइंग गिलास, जिस मैग्नीफाइंग गिलास को हम नाम देते हैं किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का, जिसको हम नाम देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और मेरे ख्याल से हम जो है ये वाला काम ऑलरेडी जो है वो एक दफा कर चुके हैं। यानी जिस पॉइंट पे मैं आपको पढ़ा रहा था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, अगर मुझे मिल जाए तो मैं अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा बचा लूंगा। ठीक है, ये वाला केस था जिसमें हम कहते क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ। अगर आपने ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के दरमियान रखा, तो क्या होगा, जो बनने वाला इमेज है वो एक वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि रेज जो है वो डाइवर्जिंग है, क्योंकि रेज जो है वो डाइवर्जिंग है। एवरी ऑब्जेक्ट whose convex lens is every convex lens whose object is placed between optical center and principal focus is known as magnifying glass। एक तो ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए कि हर वो कॉन्वेक्स लेंस जिसका ऑब्जेक्ट ओ और एफ के दरमियान होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहें, तो शायद आपको फॉर्मूला याद हो, मैग्नीफाइंग पावर बराबर होती थी 1 + d/f के, जहां पर d का मतलब होता है क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये एक फॉर्मूला है। यही मैग्निफिकेशन आप Q/P से भी निकाल सकते हैं। लेकिन तमाम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जब आप बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की, सो फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। यही वजह है कि आपको फॉर्मूला रिकॉल कर जाएगा कि आप इस फॉर्मूले को Q/P नहीं पढ़ते थे, आप इस फॉर्मूले को D/P पढ़ते थे। क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, लिहाजा आप इसके ऊपर जो है वो, या इनफैक्ट सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप इसके ऊपर थिननेस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ख्याल क्या करना होगा, अगर मैं इस पर थिननेस फॉर्मूला अप्लाई करूं 1/f = 1/p + 1/q, तो क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। जो q है ये बेसिकली किसके बराबर होगा, d, और इनफैक्ट d नहीं होगा बल्कि क्या होगा, -d। क्यों -d होगा, इसलिए -d होगा क्योंकि आपके पास जो फाइनल इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला डिस्टेंस जो है q, ये d के बराबर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे लिए किसके बराबर है,
P के बराबर है। ठीक, यही रीजन है कि आपके पास इक्वेशन ऐसे आती थी 1/f इक्वल 1/p-1/d। आप इस पूरी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करते थे तो d/f इक्वल d ओवर p माइनस d ओवर d। d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये d ओवर p बेसिकली हमारे लिए क्या है, मैग्निफिकेशन। शायद आप ऊपर से जो है वो इसे लिंक कर पाए। तो d ओवर f इक्वल m माइनस 1, यानी m क्या बन जाएगा 1 प्लस d ओवर f। ये इक्वेशन बेसिकली इस तरीके से आई थी। तो हमारे पास अगर मैग्नीफाइंग ग्लास की बात होगी तो मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफाइंग पावर किससे निकलेगी, 1 प्लस डी ओवर एफ से। ठीक, या यही मैग्नीफाइंग पावर आप क्यू ओवर पी से भी निकाल सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर क्वेश्चन में जुमला इस्तेमाल हो कि शार्प इमेज, शार्प फोकस, इन सब का मतलब ये है कि क्यू जो है वो डी के बराबर होना चाहिए। तो एम क्या बन जाता है, डी ओवर पी। तो मैं मैग्निफिकेशन के लिए इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो इमेज जो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बनाएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, इमेज आपके पास वर्चुअल होगा, इमेज आपके पास इरेक्ट होगा, इमेज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। और जब हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, इसका मतलब क्या होता है कि आप इस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मैग्नीफाइंग ग्लास से उन ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है जो नेकेड आई से नजर आते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टेक्स्ट है जो बहुत छोटा सा है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास रखेंगे ताकि आप उसको जो है वो मैग्नीफाई या इनलार्ज कर सके। ठीक, यानी नेकेड आई से नजर आ रहा है। अगर आपने ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं जो नेकेड आई से नजर नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए जो आपको नजर नहीं आते नेकेड आई से, उनके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो होपफुली संडे को जब क्लास होगी तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और टेलीस्कोप पढ़ेंगे और स्पेक्ट्रोमीटर देख लेंगे। तो होपफुली संडे को चैप्टर नंबर 10 की लास्ट क्लास होगी। अच्छा, नेक्स्ट फ्राइडे मैं नेक्स्ट सैटरडे, मैं इस सैटरडे की बात नहीं कर रहा, नेक्स्ट सैटरडे में मेरा अपना प्लान ये है कि ईद से पहले कम से कम वो 4 चैप्टर जो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ा दिया उनका जो है वो एक ग्रैंड टेस्ट हो जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो जाए। ऑनलाइन टेस्ट होगा, होपफुली नेक्स्ट सैटरडे को होगा। मैं डेट जो है वो कंफर्म कर दूंगा, पहले इसलिए बता रहा हूँ कि एक वीक आपके पास हो कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहें तो आप लगा लें। एक नेक्स्ट सैटरडे की बात कर रहा हूँ, होपफुली नेक्स्ट सैटरडे हम जो है वो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इन चारों का एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट देंगे। तकरीबन 40-45 एमसीक्यूज का जो है वो टेस्ट होगा। अब तो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं इसलिए आपको ज्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। डेट मैं फिर भी आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे या गूगल क्लासरूम के थ्रू जो है वो बिल्कुल पहले कंफर्म कर दूंगा। अगर किसी की कोई रिजर्वेशन हो कि सर पहले से ऑलरेडी कोई टेस्ट अनाउंस हुआ है या कोई और इशू है तो आप मुझे जो है वो बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी के जहन में यहाँ तक की बातों में कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास। जी सर दानी, वो जो आपने फॉर्मूला बताया है m is equal to बीटा अपॉन अल्फा, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं दोबारा प्लीज? देखिए मैंने ये कहा था कि जो बीटा अपॉन अल्फा है ना, दिस इज नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये जो एंगल सबटेंडेड है इससे क्या मुराद होती है, ऑब्जेक्ट का एंगल जो ह्यूमन आई से बनेगा वो अल्फा कहलाएगा, इमेज का एंगल जो ह्यूमन आई से बनेगा वो बीटा कहलाएगा। इस अल्फा और बीटा की खास बात ये होती है कि ये दोनों उस वक्त मेजर किए जाते हैं जब दोनों ह्यूमन आई से सेम डिस्टेंस पे रखे हो। तो मैंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर ये पेंसिल मैं अपने सामने रखूं और लेट्स से दिस डिस्टेंस इज लीस्ट डिस्टेंस, मैं अल्फा निकाल लूंगा। जैसे बीच में कोई लेंस आएगा मैं इस पेंसिल की पोजीशन को इतना चेंज करूंगा कि जहां पहले ऑब्जेक्ट का वहां पर इमेज बन जाए। अब जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। आपको अल्फा मिल जाए, आपको बीटा मिल जाए, यू कैन कैलकुलेट एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक, हाँ, अगर बात वाज़ेह हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं वाज़ेह हुई तो आप बाद में जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी अनस, सर वो एंगल ऑफ इमरजेंस वाला फिर से बता दें। देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस वाले में मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि सबसे आसान बात याद कर लें, जो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। और इस बात को अगर आप मैथमेटिकली प्रूव करना चाहें तो मैंने राइट पे हिंट लिखी हुई थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है साइन एंगल आई ओवर साइन एंगल आर।
आप एंगल आर निकालना। जो एंगल आर होगा वो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा जो वो नीचे पिंग रे पे बना हुआ है, ठीक। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो इसका मतलब यह है कि जो मेरे पास एंगल आर है ना, भार वाला, जो एंगल ई के बराबर है, इसे 30 डिग्री के बराबर ही होना चाहिए। तो सीधा सीधा रूल याद कर ले, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, ठीक। मतलब सर क्वेश्चन में जो 30 डिग्री दिया हुआ है, आंसर भी 30 डिग्री है। बिल्कुल। तो मतलब सर ऑप्शन में तो 30 डिग्री था ही नहीं। ऑप्शन में 30 डिग्री तो था ही नहीं वाकई सर, में? 38 डिग्री था। कैसी बातें कर रहे हैं, ये देखें। नहीं सर, मेरे पास तो ऑप्शन था, उसमें 38 डिग्री था। उसमें 38 डिग्री था? सर इसमें 30 डिग्री है ही नहीं ऐसा मेरे कैसे हो पास सकता? ऑप्शन। नहीं सर, आप मेरे आपके पास पास है। पहला ऑप्शन क्या 18 डिग्री है? यस सर। पहला वाला 18 लिखा हुआ आपके पास। तो जब ऑनलाइन टेस्ट होगा तो मेरे पास उसमें 30 डिग्री पहला, वैसे कितने लोगों के पास 30 डिग्री ऑप्शन था? ये इंटरेस्टिंग है। कितने लोगों के पास 30 डिग्री ऑप्शन था? अगर वो अपना हैंड रेस कर दें तो मुझे जो है वो पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम हुई कहाँ पे। सर मेरे पास तो 18 डिग्री है। अच्छा, कितने लोगों के पास जो है वो जब ऑनलाइन टेस्ट हुआ तो वो 18 डिग्री ही एंगल था? चलो मैं जो हूँ वो जहाँ पर ये मिस्टेक हुई वहां पर ये बात जरूर पहुंचा दूंगा। ये 30 डिग्री इसका सही आंसर है, ठीक है। और हैरानगी की बात यह है कि कल मैंने एमकेट अल्लामा में सॉल्व करवाया, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसका मतलब उनके पास से 30 डिग्री ऑप्शन था, ईकेट वालों के पास नहीं पहुंच पाया। तो देख लेंगे, भारत इसका 30 डिग्री जो है वो सही आंसर है, ठीक। सर एक और बात पूछनी थी। जी जी। सर जब भी ये जो मैग्नीफाइंग, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो हमेशा इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। हाँ, जब वो जुमला इस्तेमाल करते हैं ना शार्प फोकस, तो इसका मतलब जो है वो लीस्ट डिस्टेंस होता है 25। लेकिन अगर वो जुमला इस्तेमाल ना करें तो फिर वो वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आसान देता हूँ, बात आसान होगी। किताब के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो जिन क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है ना शार्प इमेज, वहां पे वो फाइनल इमेज डिस्टेंस कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है वो 25 सेंटीमीटर है। और जहां पर वो जुमला इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आपको फाइनल इमेज का डिस्टेंस देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्वेश्चन में 225 मिलीमीटर या 22.5 सेंटीमीटर वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। नहीं सर, जब हमने फॉर्मूला ड्राइव कराया तो वो तो यही सोच के कराया ना कि क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनेगी, तो फिर चेंज कैसे हो सकता है वो इमेज? नहीं देखिए, हमने फॉर्मूला ये लेंथ चेंज। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हमने फॉर्मूला ये सोच के ड्राइव किया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस जो है वो सेम है, ठीक है। मैं अभी अगली क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप ड्राइव करवाने वाला हूँ, वहां पे आपके सवाल की जो है वो बिल्कुल वजाहत कर दूंगा, ठीक है। सही सर, ओके सर। ठीक, हम यहीं से रिज्यूम करेंगे अपनी अगली क्लास में।